लेकर आए हैं। अगर अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो खगोल विज्ञान है इससे जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न जो है, तो हम उसका पूरा डिटेल में बताएंगे, मतलब कि कैसे कैसे जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तो सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों को। अब देखते हैं खगोल विज्ञान। ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल विज्ञान किसे कहते हैं? जैसे पूछ दिया गया खगोल विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसमें दिया गया ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोलकी कहलाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी या खगोलकी कहलाता है। अब आते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। पूछ दिया जाए ब्रह्मांड किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे? दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। जो आकाश में जो सारे जो है तारे वारे दिखाई देते हैं वो सब क्या है? आकाशीय पिंड है, और वो सब कहाँ पे हैं? ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड प्रतिदिन विस्तृत हो रहा है। ब्रह्मांड जो है दिनों दिन जो क्या हो रहा है? विस्तृत मतलब फैल रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। सर्वाधिक संख्या में ब्रह्मांड में क्या पाए जाते हैं? तारा। सूर्य भी क्या है? एक तारा का है, रूप है या फिर तारा है। और जितने जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं रात में वो सब क्या है? तारे हैं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। वह किसी और के प्रकाश से नहीं बल्कि स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए वह हमको रात में टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब आज जान लेते हैं तारा क्या है। तारा किसे कहते हैं? वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। अभी हमने इसके ऊपर बताया ना, ये जो तारा होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश होता है। उन पर जो किसी का प्रकाश नहीं पड़ता, किसी के प्रकाश से वो नहीं चमकते हैं बल्कि अपने स्वयं के प्रकाश से वो चमकते हैं। और तारे जो है सूर्य से कई लाख गुना बड़े बड़े होते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में जो है तारों की संख्या पाई जाती है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना ही प्रकाश हो तारा कहलाता है। पॉइंट क्या है? तारा बनने से पहले यह क्या था? विरल गैस का गोला होता है। तारा बनने से पहले यह विरल गैस का गोला होता है। दूसरा पॉइंट है, जब जब वायरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निहारिकाएं कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेबुला। इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। अब इसको पॉइंट समझते हैं हम लोग। ऊपर भी पॉइंट था, ये भी देख लेते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया, मतलब जो है नेबुला विधि द्वारा जो है इनकी जब दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारों का रूप ले लेती हैं। जब उसमें गैसों में जो है भयानक आग लगती है तो वो किसका रूप ले लेती है? वह तारों का रूप ले लेती है। दूसरा पॉइंट है जो है, तारों में हाइड्रोजन का संलयन He में होते रहते हैं। तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जो He हीलियम है जो है, He का मतलब हीलियम, सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है यह। और जो है हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिल करके ईंधन का रूप ईंधन के रूप में होते हैं, और वहाँ पे क्या बड़े बड़े विस्फोट होते रहते हैं तारों में। अब अगला पॉइंट है, तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। तारों का जो रंग है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। आगे स्लाइड करते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं फिर आगे इसमें क्या हुआ। अब जैसे कि
लाल रंग का जो तारा होता है वह निम्न ताप के कारण होता है, और जो सफ़ेद रंग का होता है मध्य ताप के कारण, और नीला रंग जो उसका होता है वह उच्च तापमान के कारण वो नीले रंग का हो जाता है। अगला पॉइंट, तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसके बाद आता है हमारा हेडिंग है लाल दानव। लाल दानव होता क्या है? जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है, और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। जाहिर सी बात है, जब उसमें हीलियम का विस्फोट नहीं होगा, हाइड्रोजन का विस्फोट नहीं होगा, तो वह उसमें ईंधन समाप्त होने लगता है और किसका रूप ले लेता है? लाल दानव का रूप ले लेता है वह। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो तो वह श्वेत, यहाँ श्वेत लिखा गया है तो रहेगा श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन बनेगा मतलब सफ़ेद तारा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्वेत वामन क्या होता है? श्वेत वामन, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। अब आते हैं काला वामन क्या होता है? काला वामन, श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। इस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। यहाँ पे काला रहेगा, मिसप्रिंट हो जाता है, मतलब बोलते समय जो है जो टाइप करते हैं तो उसमें मिसप्रिंट हो जाता है। यहाँ पे काला रहेगा। अगला पॉइंट है जो आपका है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा है तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेता है। फिर समझिए, इंपॉर्टेंट है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से बड़ा हो तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेता है। अब अभिनव तारा क्या होता है? अभिनव तारा क्या होता है आगे हम स्लाइड करेंगे, तो जो नेक्स्ट पेज है उसमें अभिनव तारा के बारे में बताया गया है। अभिनव तारा, इसकी हेडिंग ऊपर थी जिसका नाम था अभिनव तारा। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, जैसे लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ जो है लोहा जैसे भारी पदार्थों में क्या होता है? परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण से यह विस्फोट करने लगता है। यह विस्फोट, इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। जब विस्फोट के बाद यह किसका रूप ले लेता है? न्यूट्रॉन तारा का। अब न्यूट्रॉन तारा क्या है? तो जब रूप ले लेता है उसके बाद तो न्यूट्रॉन बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व तो काफ़ी उच्च होता है और आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं ब्लैक होल। जैसे कि अभी जो है भारत की तरफ से जो है ब्लैक होल की खोज में जो है काफ़ी उपग्रह सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, और इसका रहस्य जो है कोई सुलझा नहीं पा रहा है। मतलब इसका ब्लैक होल का अंत कहाँ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? ये आकाश में ही पाया जाता है, आकाश गंगा में ही पाया जाता है ब्लैक होल। इसका मतलब क्या होता है? इसका घनत्व तो अति उच्च होता है, यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की। इसकी खोज किसने की? चंद्रशेखर ने की। ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया कि ब्लैक होल की खोज किसने की? तो चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की खोज की। अब जानते हैं ब्लैक होल के बारे में और थोड़ा डिटेल। ब्लैक होल, इसका घनत्व, अच्छा ऊपर नीचे वाला, इसकी चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। यह श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर खींच लेता है। श्वेत वामन और काला वामन को यह क्या करता है? ब्लैक होल अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश होता नहीं है और वह जो श्वेत वामन को और काला वामन को अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उनमें धीरे धीरे जो है हीलियम और हाइड्रोजन का विस्फोट कम हो जाता है।
अब देखते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या है। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान की 1.5 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। पॉइंट क्या है? लाल दानों का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसके कारण उनका अंत हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, जब सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के 4 ग्रहों को जला देगा। मतलब कि जब लाल दानव का रूप लेगा, मतलब जब उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का विस्फोट जब नहीं होगा, तो अपने समीप के 4 ग्रहों को क्या कर देगा? जला देगा, उनको नष्ट कर देगा। वैसे भी सूर्य का जो है 4,000 करोड़ से ज़्यादा फिर 33,000 करोड़ से ज़्यादा जो है उसका जीवन काल है। आगे जानते हैं वाइट होल क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और शेयर भी करिए। वाइट होल यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। अब आते हैं आकाशगंगा। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा, ये हेडिंग रहेगी आकाशगंगा। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। और गैलेक्सी मतलब ब्रह्मांड। जानते हैं पॉइंट से। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पर पाए जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वह आकाश गंगा के मध्य में जाने लगता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? आकाश गंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। अगला पॉइंट क्या है? बल्ज आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे भी हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गंगाएं हैं। अब सोच लीजिए, मतलब आकाश जो हमारे पृथ्वी के ऊपर दिखाई पड़ता है, वैसे हम लोग भी जो पृथ्वी भी आकाशगंगा में ही है। तो जो ये आकाशगंगा है इसमें कितने तारे हैं? तो 100 अरब, और 100 अरब गंगाएं हैं और 100 अरब गंगाओं में 100 अरब तारे भी हैं। तो जिसकी परिकल्पना करना जो है बहुत ही मुश्किल है। आगे जानते हैं सुपर क्लस्टर के बारे में। 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाश गंगाएं हैं। मतलब समझ लीजिए, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसमें 3 जो है सुपर क्लस्टर हैं और 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, हमने जो वीडियो की जो टॉपिक थी उसको हमने कवर किया है। अब जानते हैं जो कल जो वीडियो आएगी वह किस किस पे आएगी। जियोग्राफी में यह आएगी आकाशगंगा में देवयानी से संबंधित आएगी। अगली जो अगला पार्ट आएगा उसमें मंदाकिनी भी शामिल रहेगा। तारामंडल किसे कहते हैं उसके बारे में भी कल वीडियो रहेगा। ध्रुव तारा किसे कहते हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। साइरस क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा। हाइटर तारामंडल क्या है इसके बारे में भी कल बताया जाएगा अगले वीडियो में। अब इसके बाद आता है बृहद सप्तऋषि। इसका भी जो वीडियो कल ही आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद लघु सप्तऋषि, इसको भी कल के टॉपिक में जो है कवर करेंगे। अगली जो टॉपिक रहेगी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत एवं नक्षत्र। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत और नक्षत्र और सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, ये जो सभी
पॉइंट हैं, ये सब का जो वीडियो जो है, कल की जो टॉपिक रहेगी यही सब रहेगा। तो कई आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे कल जियोग्राफी में। हाँ, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।